हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ मोशन के एक और वीडियो में आ गए हम। पहले क्या क्या किया हमने? फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम और फ्रिक्शन। और इस वीडियो में क्या करेंगे? इसमें हम फ्रिक्शन का एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो फ्रिक्शन के पिछले वीडियो में दिया गया था। नहीं देखा हो कोई बात नहीं, इसको एक फ्रेश असाइनमेंट समझ के कर लेते हैं। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: लिमिटिंग, स्टैटिक, काइनेटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। चलिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो ये हैं पहले 6 क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इन 6 क्वेश्चंस को ट्राई करो। उसके ये नेक्स्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस, फिर वीडियो को पॉज करो, इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करो। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन और, तो टोटल ये 12 क्वेश्चंस जो हैं ये खुद ट्राई करो। उसके बाद वीडियो प्ले करो, देखो तुम्हारे और मेरे आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? भाई कोई यूनिट ही नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। नेम द फैक्टर ऑन विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द surfaces in contact and material of the surfaces in contact. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जस्टिफाई करो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। पहली बात तो it is the maximum frictional force between any two objects when one object tends to move or slip over the surface of another object. Static friction जब यूज होता है when we try to move an stationary object. It neither has magnitude nor direction, it adjusts according to the applied force. Question number 4, figure shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man? If coefficient of static friction between the man's shoe and the belt का मतलब है conveyor belt, is 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt? Mass of the man given है। ठीक है, तो हमें m गिवन है, a गिवन और म्यू गिवन है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन क्या हो गया? F इक्वल टू एम ए, यानी कि 65 न्यूटन। अच्छा, द मैन विल कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी, यानी कि ये पर्सन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर बेल्ट कब तक रहेगा? भाई जब तक जो नेट फोर्स है इस मैन के ऊपर वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द कन्वेयर बेल्ट से कम होगी इसके नेट फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो ये मूव कैसे कर सकता है? यानी कि ये रेस्ट पे ही दिखाई देगा। सो एफ डैश नेट इज इक्वल टू एफ एस, एम ए डैश इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी कि ए डैश हमारा निकलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 5, a small block of weight 12 Newton is at rest on a smooth plane inclined at 40 degree to the horizontal. The block is held in equilibrium by a force of magnitude P. Find the value of P when force is parallel to the plane and the force is horizontal. Don't worry, diagram मिलेगा। तो ये हो गया पहला केस। ठीक है, अच्छा इसमें वेट आ गया, एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री है, फोर्स P है। तो अगर ये 40 है तो यहाँ से हमारा निकला W cos 40 और W sin 40 निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन भी निकल गई। अब ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में, यानी कि P इज इक्वल टू W sin 40। यहाँ से कितना निकला? P निकल गया 7.71 न्यूटन्स। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, फिर से डायग्राम बना देते हैं भाई। ये हो गया डायग्राम। ध्यान दो, फोर्स अलग लग रही है एज कंपेयर टू दिस, ये फोर्स अलग लग रही है। ठीक है, फिर से वही W cos 40 और W sin 40 मिल गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये देखो, अगर ये 40 है तो ये भी 40 बनेगा। अब रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर किया हमने, तो ये बना आपका P sin 40 और ये बना P cos 40। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड,
नॉर्मली हम जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं तो एरो बाहर की तरफ होता है, तो ये दोनों भी बाहर की तरफ होते हैं। अब अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो ये दोनों भी अंदर की तरफ ही आएंगे। ठीक है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो हम लिखेंगे P cos 40 इज इक्वल टू W sin 40, यानी कि ये दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आ गया W tan 40, वैल्यू रखी तो P निकलता है 10.07 न्यूटन। Question number 6. A block of mass 10 kg is sliding on a surface inclined at an angle of 30 degree with the horizontal. Calculate the acceleration of the block. Coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.5. Again, don't worry. डायग्राम बनाते हैं ना, तो क्या क्या गिवन है, ये हो गया डायग्राम। ठीक है, स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई ऊपर की तरफ, mg हो गया। ठीक है, 30 डिग्री ये एंगल है तो यहाँ से हमारे पास ये लो एंगल ऑफ रिपोज 30 आ गया, तो ये mg cos 30 और mg sin 30 मिल गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया। तो अलोंग वर्टिकल अगर देखें तो r इज इक्वल टू mg cos 30, अलोंग हॉरिजॉन्टल देखें तो एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30 माइनस एफ, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपका एम जी साइन 30 में से अगर एफ हटाओगे तो एम ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ की जगह म्यू आर रखा, आर की जगह एम जी कॉस 30 रखा, तो यहाँ से हमारे पास आया था a इज इक्वल टू जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30। ठीक है, सारी वैल्यूज रखी तो a निकलता है हमारा 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही निकालना था। Question number 7. A block of mass 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of static friction between the block and the trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with 0.5 meter per second square for 20 seconds and then moves with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by a stationary observer on the ground and observer moving with the trolley. काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई। तो m गिवन है, म्यू गिवन है, a गिवन है। अच्छा, फोर्स ऑन द ब्लॉक कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द ट्रॉली F इक्वल टू एम ए लगाया, कितना निकला 7.5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉलीज मोशन हो गए ना। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली F इक्वल टू म्यू आर, आर की जगह mg, ये निकलता है 27 न्यूटन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर देन द फोर्स ऑन द ब्लॉक caused by the motion of the trolley. इसका मतलब for an observer on the ground the block will appear to be rest. याद करो, force of friction अगर ज्यादा है than the applied force तो rest पे ही लगेगा। When the trolley moves with uniform velocity, कोई applied external force है ही नहीं क्योंकि acceleration ही नहीं है। ठीक है, so सिर्फ force of friction act कर रही है। तो an observer moving with the trolley has some acceleration. ठीक है, this is the case of non-inertial frame of reference. So the frictional force acting on the trolley backward is opposed by pseudo force of the same magnitude. ठीक है, अब ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जो ट्रॉली है वो आपका ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, जो कि ट्रॉली के साथ ही मूव कर रहा है, उसको तो रेस्ट पे ही लगेगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। Question number 8. A railway engine weighing 40 metric ton is traveling along a level track at a speed of 54 km per hour. What additional power is required to maintain the same speed up an incline rising 1 in 50 given mu is equal to 0.1 and g is equal to 10 meter per second square. Okay. तो m गिवन है, v गिवन है जिसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, म्यू है और g है। ठीक है, लेवल ट्रैक पे तो आपका क्या होगा, r इज इक्वल्स टू एम जी और ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो r इक्वल टू एम जी, p इज इक्वल टू एफ वी होता है। ठीक है, f की जगह आ गया म्यू r की जगह आ गया एम जी, सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता है आपका
6 लाख वॉट। ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन पे ये आ गया इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम। इसमें ये बना आपका mg cos थीटा और mg sin थीटा में रिजॉल्व किया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, तो ये हो गया r। ठीक है, अप्लाइड फोर्स की भी डायरेक्शन हमने दिखा दी, तो r इज इक्वल टू, तो आपका हो गया mg cos थीटा, तो p इक्वल टू एफ वी। ठीक है, f की जगह पे हमारा आएगा mg sin थीटा प्लस f इंटू वी। ठीक है, अच्छा F की जगह यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह हमने म्यू आर रखा, R की जगह हमने mg cos थीटा की वैल्यू रखी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया mgv sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अभी साइन और कहाँ से लाऊं? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/50 लिखा था ना, राइजिंग 1 in 50। सो ये 1 और ये 50, अगर साइन थीटा 1/50 है तो कॉस थीटा निकलेगा 49.9 अपॉन 50। वैल्यूज रख देते हैं, सॉल्व किया तो हमारे पास निकलता है द पावर इज 7,20,000 वॉट। ठीक है, सो एडिशनल पावर जो निकलेगी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किया, और वो हमारे पास निकलती है 1,20,000 वॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passing over a light frictionless pulley are resting on two smooth inclined planes as shown. Determine the acceleration of the blocks and the tension in the string. Assume string as massless. ये एंगल ऑफ रिपोज बनेगा 60, यहाँ बनेगा 30, यहाँ ये 55 है, ये 35 है, ये टेंशन है और ये एक्सेलरेशन है। ए बी सी पॉइंट्स को भी नेम किया हुआ है। चलिए हमने रिप्लेस करके दूसरा डायग्राम बना दिया। अब ये 35 है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, 35 cos 60 डिग्री एंड 35 sin 60 डिग्री। इसका नॉर्मल रिएक्शन R1 हो गया। ठीक है, 55 वाले के लिए भी सेम हमने किया और उसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया R2। अच्छा, अब आ जाता है पहला केस। अब पहले केस में देखो, ये जा तो ऊपर की तरफ रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका t इज इक्वल्स टू 35 साइन 60 डिग्री प्लस f। या सिंपल भाषा में कहें तो आपकी फोर्स जो है वो t माइनस 35 साइन 60 डिग्री होगी, क्योंकि t जब ज्यादा होगा इससे तभी तो ये आगे की तरफ जाएगा, और जितना इनका डिफरेंस होगा वो f के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से t निकला है ये वैल्यू। ठीक है, पूरी नहीं है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। केस 2 देखते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है t से, तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू 55 साइन 30 डिग्री माइनस f, या फिर आप कह सकते हैं f इज इक्वल टू 55 साइन 30 डिग्री माइनस t। तो यहाँ से हम फिर t की वैल्यू निकालते हैं, 1 एंड 2 में अगर सॉल्व करें तो हमारा a निकलता है माइनस ऑफ 0.306 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन निकालनी है तो हमने पुट किया इक्वेशन में, और हमारी टेंशन निकलती है 286.33 न्यूटन्स। Question number 10. Two bodies A and B of mass 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on a table against a rigid wall. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally to A. What is the reaction of the partition? Okay. And the action reaction forces between A and B, what happens when the wall is removed? ये वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले A और B तो देखें। तो MA गिवन है, MB गिवन है, F गिवन है, म्यू गिवन है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, F इज इक्वल टू म्यू MA प्लस MB इंटू G, क्योंकि दोनों साथ ही है ना इसीलिए। ठीक है, तो वो हमारा निकलता है 22.5 न्यूटन। ये निकलेगी आपकी लेफ्ट वर्ड्स। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टीशन दैट इज इक्वल टू 200, क्योंकि 200 तो अप्लाई कर ही रहे थे, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स वो नेट निकल जाएगी, दैट इज 177.5 न्यूटन्स। ये होगी राइट वर्ड्स। सो रिएक्शन फोर्स ऑन पार्टीशन कितनी होगी, 177.5
न्यूटन, वो होगी लेफ्टवर्ड, क्योंकि रिएक्शन तो एक्शन के ऑपोजिट होता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से। बी पार्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए कितना होगा? एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर, आर की जगह एम जी रखते हैं, तो ये निकलता है 7.5 न्यूटन लेफ्टवर्ड। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए बी पे कितनी नेट फोर्स लगा रहा है? दैट इज 200 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए, दैट इज 192.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये निकलेगी राइट वर्ड्स। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स भी बी लगाएगा ए के ऊपर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट वर्ड्स। ठीक है, अगर वॉल रिमूव करोगे तो ये दोनों बॉडीज जो है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी, क्योंकि वॉल के कारण ही रिएक्शन आ रहा था। याद करो न्यूटन थर्ड लॉ। आगे कंटिन्यू कर को। ठीक है, अब यहां है डज द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। ठीक है, म्यू एस और म्यू के को इग्नोर करना है। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग सिस्टम कितना था? 177.5 न्यूटन। अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए। ठीक है, यहां से हमारा ए निकलता है 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स कॉजिंग ए टू मूव, एफ इक्वल टू एम ए, वो निकलता है 59.15 न्यूटन। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, वो निकलेगी 192.5 माइनस एफ ए, दैट इज 133.35 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन कितनी है? बी ऑन ए 133.25 न्यूटन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। Question number 11. Two blocks each having mass 20 kg rest on a frictionless surface as shown. Assuming the pulley to be light and frictionless, calculate the acceleration of the system, tension in the string, time required for block A to move 1 meter down the plane. चलिए, ओके, एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एम जी कॉस 37, एम जी साइन 37। रिएक्शन हो गया R1, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए एम जी, और ये हो गया R2। ठीक है, यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में है, और ये मूवमेंट और एक्सेलरेशन इस तरफ है। ठीक है भाई, तो टेंशन इधर है और ये ग्रीन में फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो केस वन देखते हैं। केस वन में हमारे पास निकलता है टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन 37। ठीक है, वो हमें मिला टी इज इक्वल टू 117.95 माइनस 20 ए। केस टू देखते हैं, उसमें हमारा निकलता है टी इज इक्वल्स टू 20 ए। आर टू और एम जी तो वैसे ही बैलेंस कर गए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों टी थे, इक्वेट किया, ए को निकाला, 2.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, बी पार्ट टी इक्वल टू 20 ए, तो वो निकला 59 न्यूटन। सी पार्ट भी करना है भाई, टाइम रिक्वायर्ड, तो यू 0 है, ए 2.95 है, डिस्टेंस इज 1 मीटर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.677, यानी कि t इज इक्वल टू 0.82 सेकेंड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12. Two identical boxes, each of mass 400 kg, are at rest with one on the top of the other on a horizontal ground. A horizontal force of magnitude P is applied to the lower box. The coefficient of friction between the lower box and the ground is 0.75, and the coefficient of friction between the boxes is 0.4. Show that the boxes will remain at rest if P is less than equal to 6000. B part, the boxes start to move with an acceleration a. Given that no sliding takes place between the boxes, show that a is less than equal to 4 and deduce the maximum possible value of P. ओह, काफ़ी कुछ है भाई। तो हमने दोनों बॉक्सेस को एक सिस्टम लिया, तो इसका वेट हो गया m1 प्लस m2 g, नॉर्मल रिएक्शन r, सो r इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, वो निकलता है 8000 न्यूटन। ठीक है, ये हो गई फ्रिक्शनल फोर्स। सो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड एफ इक्वल टू म्यू आर, जो निकलती है 6000। तो भाई अब बॉक्सेस रेस्ट पे कब रहेंगे? जब आपके अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगी, यानी कि 6000 से लेस देन इक्वल टू होगी, तो रेस्ट पे रहेंगे, उससे ज़्यादा होगी तो मोशन में आ जाएंगे।
चलिए बी पार्ट, दोनों बॉक्सेस अलग कर लिए, दोनों के बीच में फ्रिक्शन एफ डैश, सो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्सेस एफ डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश, तो वो हमारा निकलता है 1600 न्यूटन. For no sliding to take place between the boxes, the maximum acceleration A is equals to 1600, which is the limiting static friction between the boxes upon the mass, and that gives 4 meter per second square. So maximum applied force P max is equal to force of friction plus m1 plus m2 into A, and that gives 9200 newtons. एक्नॉलेजमेंट गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद. अगला वीडियो किस चीज़ पे, बैंकिंग और फ्रॉड्स पे ज़रूर देखिए. थैंक यू सो मच.